फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो है फिजिक्स का लेक्चर लगातार हम लोग का चलते रह रहा था। आज हम लोग जो है एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे, उसका नाम है केमिस्ट्री। नया क्या है सबको पता होगा। आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री में कुल यह 10th क्लास में 5 चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। केमिस्ट्री का कुल चैप्टर की संख्या कितना है? 5। देख लीजिए, पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये सब पढ़ते पढ़ते जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दूसरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण इंग्लिश में सिखाया जाता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एवं सॉल्ट, ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर में हम लोग को धातुओं एवं अधातुओं के बारे में पढ़ना है, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, आपस में अभिक्रिया, धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया, ये सब चीजें हमें पढ़ना है चैप्टर 3 में। और चौथा चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन। हो सकता है दूसरे अलग अलग किताब में अलग अलग नाम से इस चैप्टर को दिया हुआ हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें मुख्य तौर पर पढ़ना क्या है इसमें, तो कार्बनिक रसायनों के बारे में चौथा चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पांचवा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस तरह से ये 5 चैप्टर हमें केमिस्ट्री में कवर करना है। आज से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समय बर्बाद करना हमारा काम नहीं। हम लोग तो जो है सीधे मुद्दे पे बात करते हैं, फालतू में समय बर्बाद नहीं करते हैं हम लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज से हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, टॉपिक का ये चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझना होगा कि हमें रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब दो पदार्थ को साथ में रखा जाता है, तो कोई विशेष परिस्थिति में या फिर कोई सामान्य परिस्थिति में भी दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जहां नया पदार्थ का निर्माण हुआ, समझिए कि वहीं पे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाए, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जब CO2 बनाता है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि दो ही पदार्थ आपस में क्रिया करें। कभी कभी क्या होता है कि कोई पदार्थ अकेले CaCO3, देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कभी कभी कोई पदार्थ अकेले ही टूटकर दो या फिर दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया ही कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि कोई पदार्थ अकेले क्रिया करे या किसी दूसरे के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये पदार्थ, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट एक अकेले पदार्थ है, और ये जो है जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर टूट जाता है और बनता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस CO2। अब देखिए, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी परिभाषा पढ़ेंगे तो उसका एग्जाम्पल जरूर आएगा, लेकिन एग्जाम्पल के दौरान जो इक्वेशन लिखवाए जाएंगे, ये जो एग्जाम्पल लिखवाया गया है, इसमें जो जो तत्व का हम संकेत के रूप में लिखेंगे इक्वेशन, उस सभी संकेतों का नाम हम जरूर लिख लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे यहीं से याद करते जाएंगे तो हमें अलग से रासायनिक फॉर्मूला किसी का याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये अंत में बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सामान्य अभिक्रिया है, सबको पता होता है इसके बारे में, तो शुरू शुरू में हल्का से ही समझा जाए। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया।
इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो अभिक्रिया हो गए, दोनों को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जरूरी नाम ध्यान रखिएगा, जैसे CaCO। अच्छा, एक चीज और, आप लोग जो है सबसे पहले चिंतित हो रहे होंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक आया तो इसका परिभाषा कहाँ है। तो परिभाषा हम बोल दिए कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर भी आप एक लिखित दीजिए, क्योंकि लिखित जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को नोट्स बनाना होता है और उसे याद करना होता है। ये लिखित है, आपकी क्लास में लगातार सब जो है लिखित नोट्स मिलते जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना है और ध्यान से समझ के फिर इसी को आप कॉपी में नोट्स के तौर पे उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर नोट्स देने का कोई और भी तरीका है, वो हम लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है परिभाषा, नोट्स या फिर किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शांति से केवल समझिए टॉपिक्स को। तो यहाँ पे देखिए, हम ये समझा रहे थे यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है नाम बहुत सारा है। इसे हम कहते क्या क्या है, तो इसे संगमरमर भी कहा जाता है, संगमरमर, बहुत सारा नाम है, समझ लीजिएगा पहले। इसे खड़िया भी कहा जाता है, खड़िया, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये सभी नामों से केवल कैल्शियम कार्बोनेट को। अच्छा, इसका रासायनिक नाम है क्या, तो ये वास्तव में है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑब्जेक्टिव में कोई जरूरी नहीं है कि आपसे पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संगमरमर का सूत्र क्या है, खड़िया का सूत्र क्या होता है, या फिर चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। ये सब पूछा जाए तो सीधा समझ जाना है कि वो CaCO3 की ही बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। और क्या है इसमें, इसमें जो है ये वाला CO के बारे में बात करते हैं, CaO। तो इसे हम बोलेंगे क्या, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कोई दिक्कत नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना। ये हो गया आपका नाम CaO का। तो इस तरह से ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी तो आपको पता ही होगा, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बताने की जरूरत है नहीं कि क्या होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को किन किन नामों से जानते हैं, पता चल गया। CO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और हमें मेन यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, तो हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि कोई पदार्थ अकेले हो या कोई दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करे, चाहे अकेले ही टूट जाए, टूट के दो या फिर अकेले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को जो है हम यहाँ पे कॉपी करके अगले पेज पे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं इसको। यहां से इसको कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट पेज पे आपका ये है परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, तो यही वाला जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे, जिसपे ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर ये A हो गया और ये B हो गया, दोनों लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया होता क्या। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो है कुछ वस्तुएं शामिल होती है और उसके बाद कुछ बनते हैं। दो तरह की बात है, कोई पदार्थ क्रिया करता है और फिर नया पदार्थ बनता है। तो जो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हालांकि इसका संकेत के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Mg और प्लस O2 बन जाएगा MgO। यहाँ पे हम 2 क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे 2 क्यों लगा रहे हैं, बस थोड़ा ही देर में इसकी भी चर्चा होगी। पहले हम सीधे सीधे समीकरण में जो समझना है उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, जब कोई अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। जैसे ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं तो इसलिए इन्हें कहा जाएगा अभिकारक। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक। और जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं प्रतिफल। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद। तो वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाएगा, और जब क्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं पदार्थ, तो बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। तो वैसे ही ये हो गया आपका अभिकारक, और ये दोनों अभिकारक हो गए, और ये हो गया आपका प्रतिफल। ठीक है, वैसे ही ये पिछले समीकरण में देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया, CO2 प्रतिफल हो गया। इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और यहाँ पे 2 प्रतिफल है, एक CaO और एक CO2। तो अभिकारक और प्रतिफल में कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक भी खत्म हो गया, प्रतिफल भी खत्म हो गया, है ना। ये हो गया प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल तो एक ही पेज पे समझ ही लिया हम लोग। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक क्या है, तो इसके बारे में परिभाषा में लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और एग्जाम्पल में ये है ही यहाँ पे, प्रतिफल का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो प्रतिफल का भी परिभाषा हम आगे लिख देते हैं अगले पेज पर। प्रतिफल किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। तो ये हो गया प्रतिफल का परिभाषा। इसको आगे ऊपर कर देते हैं। और पिछले पेज से इसका भी एग्जाम्पल यहीं पे ला देते हैं। यह है इसका एग्जाम्पल। ये रहा,
तो ये हो गया हमारा अभिकारक एवं प्रतिफल। प्रतिफल क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो हमारा प्रतिफल यहाँ पे है। अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ प्रतिफल यहाँ है, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, जो कि पीछे बताया गया है। लेकिन जो है एग्जाम्पल दोनों में सेम दिया जा सकता है, क्योंकि एक ही अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, जैसे कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात को पकड़ने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए उसका लक्षण पकड़ेंगे, ठीक ना। कोई भी चीज लक्षण से पकड़ा जाता है। बीमारी को पकड़ने का लक्षण होता है, आदमी कैसा है पकड़ने का लक्षण होता है ना। कोई भी कांड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लक्षण से पता चल जाता है, लक्षण बता देता है। कहा जाता है कि लक्षण से पता चल गया है कि क्या हुआ है वहां पे। तो बस रासायनिक अभिक्रियाओं के भी कुछ अभिलक्षण या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को अगर वो विशेषताएं अगर नजर आ रही है तो समझिए कि वहां पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है यहाँ पे देखा जाए, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, यहाँ पे कहा जाता है कि दानेदार जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाया जाए। दानेदार जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाया जाए तो गैस के बुलबुले प्राप्त होते हैं। ये आपका पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में लिखा होगा कि दानेदार जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाया जाता है तो बनता क्या है, पहले ये देखिए, ZnSO4 बनता है। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे ये है जिंक, इसे हम लोग कहेंगे जिंक, परमाणु संख्या 30, जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता। जब इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे ही इसे डुबाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया समझिए, यहाँ पे तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जिंक को जैसे ही हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में हाइड्रोजन सल्फेट, जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबाया जाता है तो बनता क्या है, जिंक सल्फेट, और साथ में गैस के बुलबुले बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही गैस के बुलबुला निकला हम समझ जाएंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि कहीं भी अगर किसी भी पदार्थ को एक साथ रखा गया है और वहां पे गैस की उत्पत्ति होता हुआ हमें दिखाई देगी तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे कहीं ना कहीं जरूर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती तो नए गैस की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पे देखिए नया पदार्थ बना है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एक गैस की उत्पत्ति है। तो पहला तो ये पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है गैस की उत्पत्ति होती है। इसे छोटा करके एग्जाम्पल के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे ऊपर कर देते हैं क्योंकि और भी एग्जाम्पल सारे यहीं पे लिखेंगे, लेकिन पहले इसका जो जगह है वहां पे पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण में पहला यही था ना, तो यहाँ पे ये हो गया इसका एग्जाम्पल। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है, आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है गैस ही है, हाइड्रोजन गैस। और क्या जरूरी बात है इसमें, तो जरूरी बात, अच्छी बात इसमें ये है कि जो संकेत लिखे हैं उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो नाम और उसका रासायनिक सूत्र जरूर याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप का निर्माण वाला एक कहानी समझते हैं कि अवक्षेप का निर्माण कब होता है। देखिए एक नया समीकरण फिर से लिखते हैं। एक पदार्थ होता है लेड, सीसा, Pb, लेड नाइट्रेट PbNO3 की जो है अभिक्रिया कराते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनता क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट K2NO3 बनता है, K2NO3 और प्लस PbI2 का निर्माण होता है। अब देखिए है क्या, वास्तव इसका नाम है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनता है, लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड है ये अवक्षेप के रूप में नीचे पेंदी में बैठ जाता है। अवक्षेप, देखिए अवक्षेप होता क्या है, तो देखिए जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं ना, किसी बर्तन में मान लीजिए दो पदार्थ को हम आपस में घोल रहे हैं, तो एक पदार्थ मान लीजिए कि कोई जाके नीचे पेंदी में बैठ गया, तो जो नीचे बैठ जाता है पेंदी में बेकार का वेस्ट मटेरियल, उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेप। जैसे देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट का, जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपस में मिलाते हैं किसी बर्तन में, तो इसमें से एक पदार्थ बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड आयोडाइड जो है वो नीचे पेंदी में जाके बैठ जाता है, और नीचे जो पेंदी में बैठ गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेप। तो इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं और प्लस में लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनता है। एक एक समीकरण को जो है नाम के साथ लिखने का मेरा यही उद्देश्य है कि एनसीईआरटी प्रश्न जब आप पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी कि क्या होता है जब ये और ये अभिक्रिया करेंगे। तो आपको अगर सारे समीकरणों के बारे में, सारे अभिक्रियाओं के बारे में पहले से पता होगा तो वो सब क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम सारे अभिक्रियाओं के नाम और संकेत साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो ये हो गया अवक्षेप का निर्माण। हम लोग पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पकड़ेंगे कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके अभिलक्षण से। और अभिलक्षण क्या क्या है, तो अभी तक दो अभिलक्षण पढ़ चुके हैं। पहला क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है, और दूसरा क्या पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। ये दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे वहां ले जाना भी जरूरी है। हाँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आपका अगले पेज इस पे जो है कर दिया जाए। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। कोई बोलेगा कैसे? ये देखिए हमारे पास एक समीकरण है जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अगली बात की जाए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण हो गया। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन, तो रंग परिवर्तन को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल रंग में परिवर्तन समझना, ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए फिर हम उसी पेज पे चलते हैं जिस पेज पे हम सारा अभिक्रिया लिखे हैं। ये रहा यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लोहा ले लेते हैं, लोहा, लोहे की कील ऐसे Fe फेरस है, आ प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। Fe यानी लोहा को CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे। CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन। देखिए एक चीज और है, SO4 जहां दिखाई दे उसको सल्फेट समझना है। SO4 जहां दिखाई दे वो क्या है, सल्फेट, और उसके आगे जो है नाम उसका लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे SO4 है तो सल्फेट, SO4 के बगल में कौन है, कॉपर, तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। इस तरह से जो है कुछ कुछ छोटा मोटा ट्रिक याद रखिएगा तो जो है सूत्र को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फेरस को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका स्थान ग्रहण कर लेता है और इसको अलग हटा देता है और बनता है FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए वास्तव में पहले तो नाम लिखना जरूरी है। ये लोहा है, लोहा, आयरन चाहे फेरस कहिए, लोहा कहिए, फेरस कहिए, चाहे आयरन कहिए। इसे जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। तो लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो बनता है फेरस सल्फेट, चाहे आयरन सल्फेट कहिए, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। और साथ में किसका निर्माण होता है, कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर अलग। लेकिन हमें तो ये समझना नहीं था, तो हमें तो समझना था कि रंग परिवर्तन कैसे होता है, वो बताइए। तो देखिए होता ये है
कि जब तक लोहे की कील को इस विलयन में नहीं डुबाए होते हैं तब तक इस विलयन का रंग होता है नीला, इसका रंग होता है नीला, ये नीले रंग का होता है, इसका रंग है नीला नीला, कॉपर सल्फेट का रंग नीला। लेकिन जैसे ही लोहा इसमें डूबा रंग परिवर्तन हो जाता है इसका, इसके फेरस के आने से इसमें परिवर्तन होता है, रंग बदल जाता है इसका, और रंग बदल के हो जाता है ये हल्का हरा, हल्का हरा। तो इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग भी बदलता है। हर चीज के लिए सचेत रहना है हमें, क्योंकि रंग में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। और रंग परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रंग परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये हमें खुद से समझने का जरूरत है, किसी के बताने का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। जहां रंग परिवर्तन समझिए कि वहां पे जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है, खुद से ही समझ जाना है और समझ के अपना रास्ता बदल लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसको जो है अपनी जगह पे ले जाते हैं जहां पे ये बात जो लिखा हुआ जहां पे वहां पे इसको ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा बात है, ये समीकरण के तौर पे हम दिखा रहे हैं और ये जो बात शब्दों में लिखा हुआ है उन शब्दों के पास इसे पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो हम इसके शब्दों के पास जरूर पहुंचाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल कि हम कैसे मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। तो ऐसे मानेंगे, ये दिया हुआ तो है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। ये ताप में परिवर्तन वाला हम लोग जानते हैं, पहले से यूज किया हुआ है। कैसे? चूना घोले हैं कभी दीवारों की पुताई करने के लिए चूना, तो जब हम चूना को लेके आते हैं और पानी में मिला के छोड़ देते हैं चूना को, तो खौलने लगता है एकदम गर्म होके। गर्म होके जब खौलने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि वहां ताप की उत्पत्ति हुई है, गर्म हो जाता है एकदम। यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या? कोई बात नहीं, नया पेज ले लिया जाए, कंजूसी किस बात की। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हम बाजार से अभी अभी मार्केट से खरीद के लाए हैं बिना बुझा हुआ चूना, एकदम सूखा हुआ है, बिना बुझा हुआ है। पहले बताएं इसके बारे में, इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अभी खरीद के लाए हैं मार्केट से, ये बिना बुझा हुआ है, इसको बुझाने की जरूरत है। तो बिना बुझा हुआ चूना को हम जैसे ही जल में मिलाते हैं ना, जल में मिलाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को जल में जैसे ही मिलाते हैं तो ये बेचारा बुझ जाता है, बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और बहुत ज्यादा मात्रा में ताप की उत्पत्ति होती है, तापमान बढ़ जाता है। ताप में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है, जब बिना बुझा हुआ चूना को पानी में डालते हैं तो खौलने लगता है ना, तो खौलने का रीजन क्या है? क्योंकि उसमें ताप में वृद्धि हो रही है। और इसलिए हम यहाँ पे इस बात से स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप की भी उत्पत्ति होती है। अच्छा, नाम ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिन बुझा चूना चाहे बिना बुझा चूना वही बात है। आई है बुझा हुआ चूना, बेचारा पानी से मिल गया तो बुझ गया, पानी तो अच्छे को बुझा देता है, बुझा हुआ चूना। जैसे ही ये बिना बुझा हुआ चूना बन गया, इसके सारे ताप बाहर निकल गए और इससे पता चला हमें कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप की भी उत्पत्ति होती है। चलिए इसको जो है अपनी जगह पे पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे, सोचने का क्या बात है। अच्छा, इसका नाम एक और है, रासायनिक नाम इसका जो है, बिना बुझा हुआ चूना भी यूज कर सकते हैं और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहीं भी आपको ठोकर ना लग जाए इसलिए सारे ठोकर को हम समेटते चलते हैं। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से जानते हैं बुझा हुआ चूना, और इसमें से ताप की वृद्धि हो रही है। अब इसे जो है कॉपी करके हमें ले जाने की जरूरत है, जहां पे जगह है इसका वहां पे। पहले इसको यहाँ पे व्यवस्थित किया जाए, ज्यादा मोटा नहीं। हाँ, ये हो गया, इसको कॉपी कर लिया जाए। ये हो गया एक समीकरण। अभी और भी समीकरण लिखने होंगे यहाँ पे, इसलिए जो है साइड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन होता है, तो लीजिए ताप में परिवर्तन का समीकरण याद करते रहिएगा। नोट्स बना के याद करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, परीक्षा के लिए। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा सब एग्जाम में आने वाला ही पढ़ाया जाएगा।
या फिर कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम में आए, कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में ही आए, आगे भी बहुत सारा एग्जाम आप ऐसा दीजिएगा जिसमें जरूर कहीं ना कहीं जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे समझा जाए, तो इसका भी हम अभिक्रिया अभी बता देते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी घर पे कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली बता सकते हैं कि आप क्या क्या कीजिएगा तो क्या क्या होगा, क्योंकि अभी व्यवस्था यहाँ है नहीं कि हम करके दिखाएं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि करना क्या क्या है। कहाँ पे हम लोग सारे अभिक्रिया को लिख रहे थे, ये यहाँ पे। हमें क्या करना है कि ऐसे एक बर्तन ले लेना है प्लास्टिक का, प्लास्टिक का एक बर्तन ले लेना है। प्लास्टिक के एक बर्तन में यहाँ से छेद करना है और यहाँ से छेद करना है, और यहाँ से छेद करके एक पेंसिल लगा दीजिए, और यहाँ भी एक पेंसिल लगा दीजिए। दोनों में एक एक पेंसिल लगा देना है। पेंसिल वो जो हम लोग लिखते हैं पेंसिल से, क्योंकि वो कार्बन का बना होता है। और पेंसिल बना लगा के इसमें एक बर्फ नली से ऐसे ढक देना है, इस तरह से इसको भी और इस तरह से इसको भी ढक देना है बर्फ नली से। और इसमें जो है जल भर देना है, अंदर जो है भर देना है जल, और जल में मिला देना है नमक, विद्युत अपघट्य। और जब इस पे हम क्या करते हैं कि अब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। ये संकेत है बैटरी का, इधर से धनावेश प्रवाहित होगा और इधर से ऋणावेश। इसको बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, धीरे 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 कि यहाँ पे जो है गैस की बुलबुले इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ भी दोनों परख नलियों में गैस के बुलबुले इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है, पहले इसको देखिए। यहाँ पे जब हम लोग H2O में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग परख नलियों पर जाकर बैठ जा रहे हैं, जो हमें गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। करके देखिएगा, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन हाँ ये बैटरी से करना है। बैटरी से जो प्रत्यावर्ती धारा घर में 220 वोल्ट आता है उससे बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा। बैटरी से करना है, होगा भी नहीं उससे, ये अभिक्रिया उससे संपन्न नहीं हो पाएगा। उसका भी रीजन है, बाद में धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होगा उससे। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका जल। और जल जो है किस अवस्था में होता है, सबको पता है, द्रव अवस्था में। जल किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद ये जो है ये बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों हमें पता है कि गैस है। हाइड्रोजन और ये बन गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी गैस है और ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस। तो यहाँ पे अवस्था तो परिवर्तन हुआ ना, पहले द्रव अवस्था में था, अब क्या हो गया, ठोस अवस्था, सॉरी गैसीय अवस्था में। तो इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था परिवर्तन होता है। यहाँ पे इसको रख लेते हैं, इसको भी पतला कर देते हैं ताकि लिखा हुआ समझ में आए। हाँ, और इसको अपने जगह पर भी पहुंचाना जरूरी है। हम लोग जो है बहुत ईमानदार आदमी है, जिसका जहां जगह है वहां पे पहुंचा देना उचित समझते हैं, हम और आप दोनों। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं। ये हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है कैसे, तो कहिए कि ये देखिए यहाँ पे हुआ तो है, जबरदस्ती हम कोई थोड़ी बोलते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण, समीकरण ना एक संबंध को बताता है, चाहे वो मैथ का समीकरण हो चाहे किसी भी चीज का समीकरण। ये रासायनिक समीकरण है, यानी रसायनों के बीच संबंध बताएगा कि कौन कौन पदार्थ मिलकर क्या बना रहा है, वही है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कोई बड़ी चीज नहीं है। ये क्या है कि हम नाम लिख लिख के जो है समीकरण लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना लंबा चौड़ा बात, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इतना लंबा चौड़ा बात को हम सीधे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 बनता है MgO, हो गया। तो हम उतने लंबे बात को जो है इतना छोटा में लिख सकते हैं, और उतना बड़ा बात को इतने छोटे तरीके से व्यक्त करने का तरीका ही कहलाता है रासायनिक समीकरण।
समीकरण हमें मदद करता है कोई भी चीज को संक्षेप में व्यक्त करने का और पूरा का पूरा जानकारी देने का। जैसे कि कहा जाता है कि किसी संख्या का 4 गुना 8 के बराबर होता है, किसी संख्या का 4 गुना 8 के बराबर होता है, तो इसका भी समीकरण है क्या? तो कोई संख्या है जिसका हम 4 गुना करेंगे तो वो 8 के बराबर हो जाएगा। कितना इजी है, 8 के बराबर, इजीली बन गया समीकरण। तो समीकरण देखिए ये इतना छोटा चीज है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है कि कोई संख्या है जिसका हम 4 गुना करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। वो संख्या हालांकि पता चल जाता है, वो तो मैथ का चीज है, तो इसको मिटाते हैं। तो वैसे ही रसायन में भी रासायनिक समीकरण होते हैं जिसमें जो है अगर हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं तो अभिक्रिया के नाम को पूरा पूरा न लिख के, नाम के शब्द को न लिख के जो है उसके संकेतों या सूत्रों का उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक, भाग लेने वाले पदार्थ और भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों के नाम के स्थान पर उनके संकेत या सूत्रों का प्रयोग करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि Mg+O2 MgO, हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसे ही हम लोग जो है संकेतों में व्यक्त करेंगे तो इजीली लिख सकते हैं मैग्नीशियम Mg+O2 MgO। ये हो गया आपका अभिक्रिया और ये हो गया इसका ये समीकरण, अभिक्रिया का ये समीकरण है। रासायनिक समीकरण से बहुत चीजें हमें पता चलती है, बहुत कुछ, जो कि हम आगे पता करेंगे क्या क्या पता चलता है। यहाँ पे 2 लगाया हुआ होता है और क्यों लगा होता है आगे बताएंगे। तो मैग्नीशियम रासायनिक समीकरण क्या होता है समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, बहुत ईजी है। पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ के नाम न लिख के हम उसका संकेत यूज करेंगे, बस यही है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, लिखने की विधि क्या है भाई? बहुत इजी है, कोनो बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पे समझा देते हैं हम एक एग्जाम्पल से, बाकी आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखल है। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, नहीं ये इजी हो गया, बार बार एक ही अभिक्रिया क्यों करते हैं? Zn, इसको मिटाते हैं 1 मिनट। H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस NaOH, ये हो जाएगा आपका Na2SO4 प्लस H2O, ऐसा होगा। पहले जब भी हम समीकरण लिखेंगे तो सबसे पहले उसका नाम जानेंगे और नाम के स्थान पे संकेत यूज करना ही तो समीकरण कहलाता है। तो समीकरण तो लिख लेंगे लेकिन समीकरण में क्या क्या शब्द यूज हुआ है, किसका ये सूत्र है, पहले वो जानिए। ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, या एक और क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनता है आपका सोडियम सल्फेट, और ये बन गया आपका समीकरण को लिखने का नियम। लिखने का क्या क्या नियम है उसको समझते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे हम एक समीकरण लिखे हैं तो कौन कौन नियमों का ख्याल रखें हम समीकरण लिखते समय क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये है अभिकारक, दोनों
ये दोनों अभिकारक है। तो अभिकारक यदि एक से ज्यादा है, अभिकारक एक से ज्यादा है तो बीच में प्लस लगा देना है। अभिकारक एक से ज्यादा है तो बीच में क्या लगा देना है? प्लस। अभिकारकों के संकेत एवं सूत्र जैसे ही लिख लेंगे तो लिखने के बाद क्या करना है? तीर का निशान लगा देना है, तीर का निशान। उसके बाद हम लिखेंगे प्रतिफल, यानी कि बनने वाले पदार्थ। बनने वाले पदार्थ यदि एक हो तो ठीक है, अकेले लिखा रहेगा, लेकिन यदि एक से ज्यादा है, यदि बनने वाले पदार्थ एक से अधिक है तो उनके बीच में भी क्या लगाना है? प्लस का चिन्ह लगा देना है। बस यही तो नियम है इसमें। यहाँ पे देखिए, अभिकारक एवं प्रतिफलों के नाम के शब्दों के स्थान पर हम क्या करेंगे? संकेत एवं सूत्र का यूज करेंगे। पहले तो बात यह, हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, संकेत एवं सूत्रों का यूज करेंगे। दूसरा, अभिकारकों के संकेतों एवं सूत्रों के बीच में धन चिन्ह का यूज किया था, जो कि हम किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, संकेत एवं सूत्र का यूज किए और बीच में प्लस चिन्ह का यूज कर दिए। अगला, यदि प्रतिफल एक से ज्यादा हो, बनने वाले पदार्थ यदि एक से ज्यादा हो तो उनके बीच में भी क्या करना है? धन चिन्ह का प्रयोग कर देना है, यानी प्लस चिन्ह लगा देना है। ये जो है आप पूरा उतार लीजिएगा और एक एग्जाम्पल उतार लीजिएगा, उतना ही काफी होगा। अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच, अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच, यानी कि इतना हो गया अभिकारक और इतना है प्रतिफल, तो अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का निशान देना है। और तीर चिन्ह का निशान जो है अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया ये वाला मिलकर ये बन रहा है। अगर हम तीर का निशान इसे उल्टा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर ये बन रहा है, ठीक है। तो तीर चिन्ह का एक महत्व है यहाँ पे। और क्या नियम है? अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और तीर का सिरा जो है अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर का सिरा, ये तीर का सिरा बता रहा है अभिक्रिया की दिशा। यही तो है नियम रासायनिक समीकरण लिखने का। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम में वही सब नियम याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक बार फिर से। अभिक्रिया में पदार्थों के नाम नहीं लिखने हैं, नाम के स्थान पे उनके संकेत या सूत्र लिखने हैं। अभिकारक यदि एक से ज्यादा हो तो उनके बीच में प्लस लगाइए, आप प्रतिफल एक से ज्यादा हो तो उनके भी बीच में प्लस लगाइए, और तीर का निशान दीजिए अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच में। और तीर का सिरा उधर होना चाहिए जिधर पदार्थ बन रहा है, मतलब ये प्रतिफल है तो तीर का निशान इधर होना चाहिए, न कि इधर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और चीज है जैसे कि संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। बीच बीच में आ रहा था ना, बोल रहे थे कि गुना कर रहे हैं, क्यों गुना कर रहे हैं बाद में बताएंगे। तो संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वो समझते हैं, तो फिर जो है हमारा क्लास आज का यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो संतुलित और असंतुलित समीकरण को एक ही पेज पर समझ लिया जाए। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे हम कुछ अभिक्रिया लिख रहे हैं, जैसे कि ZnSO4 Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 और प्लस Cu। और लिख लेते हैं आपका ये, अभी जो थोड़ा देर पहले लिखे H2SO4 प्लस NaOH, Na2SO4 प्लस H2O। और क्या लिख लें? Mg प्लस O2 MgO। और क्या लिख लेते हैं? C प्लस O2 CO2। बहुत इजी है, बस खाली ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा तीर चिन्ह, तीर चिन्ह। और तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो, संतुलित हो, बैलेंस हो, तो उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। और यदि तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। ये हो गया बात जो सुनने वाला था। आगे समझने वाला कुछ और बात है, कुछ और नहीं, वही है, थोड़ा अच्छे से समझा जाए। कहा जा रहा है कि तीर चिन्ह का इधर और तीर चिन्ह का इधर देखिए, दोनों तरफ देखिए, ध्यान से देखिए और एक एक करके देखिए। हाइड्रोजन बताइए तो इधर कै गो है? तो यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे, कितना हो गया? 3। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है? 3। और क्या है? सल्फर, सल्फर कै गो है? तो इधर 1, तो हम सल्फर यहाँ पे लिख देते हैं 1। ऑक्सीजन कै गो है? तो ऑक्सीजन है 4 यहाँ पे, ये 4 लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 4 गो है, O4 4 गो, 4 ऑक्सीजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गया
5। और देखिए सोडियम, सोडियम कितना है, तो इधर है 1। सब तत्वों के बारे में लिख दिए ना, तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिख दिए। हाइड्रोजन के 3 गो परमाणु है ना इधर, सल्फर का 1 गो परमाणु है, ऑक्सीजन के 5 गो परमाणु है, सोडियम का 1, और हाइड्रोजन को तो गिन ही दिया ऑक्सीजन। इधर क्या क्या है, तो इधर भी वही सब है। देखिए इधर सोडियम जो है ना 2 गो है, सल्फर 1 गो है, ऑक्सीजन 5 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। तो देखिए तो सब बराबर है दोनों तरफ। तो इधर देखिए हाइड्रोजन 3 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो, गलत, अभी संतुलित नहीं होगा, ये बिल्कुल संतुलित नहीं होगा। एक भी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या यदि दोनों तरफ समान नहीं है तो वो संतुलित नहीं होगा, ये कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें देखा जाए, इसमें बताइए Zn कै गो है, 1 गो, Cu कै गो है, 1 गो, S कितना 1, O कितना 4। सबके बारे में लिख दिए। इधर वाला तीर चिन्ह के इस तरफ आइए, Zn कितना है 1, Zn एक ही है ना। सल्फर कै गो है, ऐसे कॉमा दे देते हैं ताकि पता चल सके आपको। सल्फर कितना है 1 गो, ऑक्सीजन कै गो है 4 गो, और Cu कै गो है 1। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया, सबके बारे में लिख दिए। अब बताइए कि क्या दोनों तरफ बैलेंस है, बराबर है, बराबर है कि नहीं वो पता करते हैं। Zn 1, इधर भी 1, Cu इधर 1, उधर भी 1, सल्फर इधर 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 4, उधर भी 4, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर है, सारे के सारे। तब हम इसको कहेंगे कि ये जो है ना संतुलित है। संतुलित हम तभी कहेंगे जब तीर चिन्ह के दोनों ओर के तत्वों, सभी तत्वों की संख्या बराबर हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित। नहीं तो वो संतुलित नहीं कहलाएगा। तो ये जो हो गया आपका संतुलित हो गया, संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित, असमान न हो तो उसे असंतुलित। ये दोनों के बारे में आप घर से जो है ट्राई कीजिएगा, अपने से हल्का क्वेश्चन है, अपने से बताइएगा कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है, इजी है। लेकिन एक काम हम कैसे छोड़ सकते हैं, सभी को अपने स्थान तक पहुंचाना। तो ये संतुलित है ना, तो इसको संतुलित तक पहुंचा देते हैं। जा संतुलित हम जैसे ही लिए ना, इसमें से जो है इसका ई आ जा रहा है, तो इसको ई मिटा के इसी को दे देते हैं संतुलित, ठीक है। अब हम फिर से इसको लेके चलते हैं अपने जगह पर, यहां से इसको कर लिया जाए कॉपी और लेके चलते हैं कहां पे, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। तीर चिन्ह के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। और भी तो है जिसको जो है लाना है अपने जगह पे, ये वाला, इसे भी जो है अपने जगह पर पहुंचा ही देते हैं। असंतुलित है ना, तो असंतुलित की परिभाषा में इसको डाल दिया जाए कॉपी, और असंतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका आज का क्लास, यहीं तक। ये दोनों समीकरण को चेक करके आना है कि जो है कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है, आपका काम है। और अब हम लोग जो है लास्ट में आपको बता देते हैं कि डेली जो है जो पढ़ाई हो रहा है उसका डेली का नोट्स चाहिए, प्रतिदिन का अभ्यास प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए। क्वेश्चन तो करा ही देंगे यूट्यूब पे, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चाहिए, या मॉडल पेपर जो हम लोग तैयार करते हैं वो। इन सभी चीजों को यदि आप चाहते हैं कि एक ही जगह प्राप्त हो जाए आपको, तो आप वीडियो में जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। लेकिन ध्यान रखिएगा
जो पढ़ाई हो रहा है वो आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप लोग डेली का डेली उसको जरूर याद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ जो है एक चैप्टर जो फिजिक्स का, जैसे ही फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा आपका तुरंत एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी जो है यहीं पे दिया जाएगा। एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।